हे गाइस, संजीव हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं ग्रैंड मास्टर ऑफ गोरमेट का 22nd पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको जरा से भी पसंद आती है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था कि सुन के एक्स्ट्रा स्पाइसी के विचार अपने भैया समझ गए थे कि एक्स्ट्रा स्पाइसी भूल चुका है अपने सारे शिष्टाचार। लेकिन अपने भैया के रोकने से पहले एक्स्ट्रा स्पाइसी रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते और दो लोगों को दबोच लेते और गुस्से से घूरते हुए कहते, अबे तुम दोनों हमारे रेस्टोरेंट में आ क्यों नहीं रहे हो? तभी दोनों लोग डरते सहमते हुए कहते हैं, नहीं हमें छोड़ दो, हम मरना नहीं चाहते। एक्स्ट्रा स्पाइसी को समझ में नहीं आता। तभी वो दोनों कहते हैं, सभी को पता है कि ये जगह एक्ने अलायंस के न्यू लीडर का है और तो और हम सभी को वार्निंग मिली है, अगर हम लोग यहाँ पर खाने आए तो हम लोगों को तुरंत ही मार दिया जाएगा। जब वो दोनों एक्स्ट्रा स्पाइसी को सारा मामला समझा ही रहे थे तभी वहाँ पर आ जाते कुछ लोग, जिनमें से एक फॉर्चून व्हील का लीडर भी था, जिसकी खोपड़ी हुआ किसी बकरी जैसी दिखती थी। ये कोई और नहीं, ये वही था जिसने अपने भैया को खत्म करने के लिए एक्स्ट्रा स्पाइसी को भेजा था। लेकिन बेचारी की चाल उल्टी पड़ जाती है। तभी वो बकरी खोपड़ी एक्स्ट्रा स्पाइसी को घूरते हुए कहता है, अब दुश्मन के एरिया में कदम क्या रखा, तू तो उसका गुलाम बन गया रे। लेकिन एक्स्ट्रा स्पाइसी तो उस बकरी खोपड़ी के किसी बात को सुनने के मूड में नहीं था। उसे पता था कि उसके प्यारे मास्टर लूशियन के बिजनेस के ठप होने के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है, इसलिए वो उन्हें सबक सिखाने के लिए तुरंत उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तब भी आ जाते अपने भैया और रोक देते एक्स्ट्रा स्पाइसी को। अब रुको, एक्स्ट्रा स्पाइसी तुरंत रुक जाता है। तभी अपने भैया कहते हैं, आज मेरे रेस्टोरेंट का पहला दिन है, आज कोनो झगड़ा नहीं, ठीक है ना? तो बाकी मैडम भी अपने भैया को समझाने लगते हैं, अबे ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, ये बहुत बड़ी तोप है। जिसे सुनकर अपने भैया भी मन ही मन बड़बड़ाते हैं, अबे मैंने तुम जैसे 3 एटॉमिक मिसाइल्स को संभाल लिया, अब ये सारे तोप किस खेत की मूली है भाई? तो अभी अपने भैया उस भेजा बकरी और उनके साथियों के पास जाते और बड़े प्यार से कहते, सर क्या आप हमारे रेस्टोरेंट के डिश को ट्राई करना चाहेंगे? आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन वो बकरी खोपड़ी था कुछ ज्यादा ही बुरा, इसलिए अगले ही पल चला देता अपने भैया पर तलवार की धारा। एक्स्ट्रा स्पाइसी उस बकरी खोपड़ी को अच्छे से जानते थे, इसलिए वो पहले से ही तैयार थे और जैसे अपने भैया पर हमला होता है वैसे ही वो उसके बीच में आ जाते और उसके हमले को अपने हाथों से ही रोक देता है। एक्स्ट्रा स्पाइसी के इस काम को देखकर अपने भैया तो हैरान थे ही, लेकिन वह दूसरा वो बकरी को भी काफी ज्यादा हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक्स्ट्रा स्पाइसी जिसके सामने बड़े बड़े धुरंधर भी मिनमिनाते रहते हैं, वो एक्स्ट्रा स्पाइसी इस लूशियन का इतना वफादार बन गया। यहाँ तक कि इतने सालों तक एक्स्ट्रा स्पाइसी के साथ काम करने के बाद भी एक्स्ट्रा स्पाइसी उसका ये भरोसा जीत नहीं पाया था। ये बात तो भाई साहब का अब ईगो पर आ जाती है। वो ताड़ तो ये कहता है, अबे तो चौक कोई भी हो, आज तो मैं तेरे बिजनेस को बर्बाद करके दम लूंगा। हाँ, ये सुनकर तो तीनों लड़कियां भड़क जाते हैं। वो ऐसा कैसे होने दे सकते थे? क्योंकि अपने भैया के इस रेस्टोरेंट के साथ जुड़े थे उनके ड्रीम, इसलिए उससे बचाने के खातिर तीनों मिलकर अब बन चुके थे टीम। माहौल बहुत ज्यादा गर्म था, अब तो लड़ाई होने ही वाली थी। लेकिन इससे पहले लड़ाई होती अपने भैया तुरंत उन सबको रोक देते हैं। अबे रुको, मैंने कहा था ना कि आज मेरे रेस्टोरेंट का ओपनिंग डे है, आज कौन लड़ाई झगड़ा नहीं। लेकिन अपने भैया की बात सुनकर वो बकरी खोपड़ी धाड़ते हुए कहता है, अबे तू है कौन कि मुझे तेरी बात माननी पड़ेगी? हाँ, अब तो अपने भैया की सटक चुकी थी क्योंकि तब से ये बकरी खोपड़ी चपड़ किए जा रहा है, उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दे रहा है। इसलिए अब उसे अपनी लाल तमतमाती हुई आंखों से घूरते हुए कहता है, अबे साले अपना कटर का शटर बंद कर नहीं तो। और अचानक से अपने भैया के उस रौद्र रूप को देखकर बेचारे की तो घिक्की बन चुकी थी। लेकिन अगले ही पल वो अपने आप को संभालता है और ताड़ते हुए कहता है, अबे अगर तुझ में इतना ही दम है तो चल एक डुअल हो जाए। उस बकरी खोपड़ी ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसने अफवाहों में सुना था कि अपने भैया 6th लेवल के वॉरियर है और वो खुद ठहरा 7th लेवल का वॉरियर। इसलिए ऐसा बोलते वो तुरंत अपने भैया की तरफ लपकता है।
लेकिन अपने भैया तो अभी भी सोच में ही थे और आखिरकार वो मेडिसिन ले ही लेते हैं। वो भी समझ जाते कि आखिरकार डुअल ही एक बेहतर चुनाव है, इसलिए वो तुरंत उस बकरी खोपड़ी को रोक देते हैं। अरे भाई ठहर जा, तुझमें तो कुछ ज्यादा ही आग लगी है। लड़ाई होगी लेकिन हाथापाई नहीं, हमारे बीच कुकिंग कंपटीशन होगा। ये सुनकर आसपास का माहौल थोड़ी देर के लिए सन्नाटा रह जाता है, बोल दो पिन ड्रॉप साइलेंस। लेकिन अगले पल बकरी खोपड़ी और उसके सभी साथी ठाका मार मार के हंसने लगते हैं। उन्हें भैया को कुछ समझ में नहीं आता। तभी उनकी प्यारी मैडम शैंग कहती है, लुशियान ये मजाक नहीं तो और क्या है, तुम्हें पता है ये बकरी खोपड़ी एक 8th लेवल का एल्केमिस्ट है। ये सुनकर अपने भैया भी कहते हैं तो हो गया हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मैं अपने बात से कभी मुकरता नहीं हूँ। हमारे बीच लड़ाई होगी लेकिन टेस्ट का। ये सुनकर तुरंत वो बकरी खोपड़ी कहता है, अबे टेस्ट का नहीं इफेक्ट का, देखेंगे किसके बनाए हुए खाने का इफेक्ट सबसे ज्यादा है, क्योंकि सभी के टेस्ट तो बिल्कुल एक ही जैसे होते हैं। और बस ये सुनकर तो अपने भैया के तोते उड़ जाते हैं कि वो भूल ही कहते कि इस दुनिया में कुकिंग प्रोफेशन अभी भी नया नया है, लेकिन उन्हें अपने एक्सपीरियंस और अपने टैलेंट पर पूरा विश्वास था कि उनका खाना ही बेस्ट होगा। शैंग उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अपने भैया बड़े प्यार से शैंग से कहता है, शैंग मुझ पर विश्वास करो। और शैंग मैडम भी शर्मा तो भी अपने भैया को हामी दे देते हैं। तभी वो बकरी खोपड़ी कहता है, और हमने तो ठीक कर लिया कि हमारे बीच डुअल होगा, लेकिन जज कौन बनेगा भाई। और जैसे ही जज का सवाल आता है तभी वहाँ पर आता है एक मिस्टीरियस इंसान जिसकी सदियों से गुप्त थी पहचान। देखकर सभी फुसफुसाने लगते हैं, अबे ये तो वही रहस्यमय इंसान है ना। तीनों लड़के भी इसके बारे में फुसफुसाने लगते हैं। अपने भैया भी शैंग से इस बारे में पूछते हैं, अबे ये भाई सब कौन है, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। तभी शैंग मैडम कहता है, अबे तूने इसके बारे में नहीं सुना? सुना है कि ये शख्स 200 साल तक जिंदा है और एक 8th लेवल के वॉरियर है। पर सुनकर मैडम की ये बात खुल जाते हैं अपने भैया के सारे 32 के 32 दांत। बहरहाल तभी वो मिस्टीरियस इंसान कहता है, तो किसी का कोई एतराज है अगर मैं यहाँ पर जज बनूं तो? इसके बाद शुरू होता है उन दोनों के बीच डुअल। पेश किया जाता है चूल्हा, पेश किया जाता है कढ़ाई, क्योंकि अब होने वाला है एक इंटेंस लड़ाई। दोनों के पास टाइम लिमिट था 2 घंटा। इसके बाद जैसे ही कंपटीशन शुरू होने का बेल बजता है वैसे ही वो बकरी खोपड़ी तुरंत रिसोर्स की तरफ भग लेता है। बिना ज्यादा भगवाए वो तरह तरह के सब्जी, तरह तरह के फल को पहले वो धोकर हवा में उछाल लेता है और सबको मिक्स करके कुछ बनाने लगता है। भाई साहब मुझे ये तो पता नहीं कि बिना सब्जी और फल के छिलका उतारे भाई साहब क्या बना रहे हैं, लेकिन कुछ बना रहे हैं ये पता है बस। और उस बकरी खोपड़ी के ऐसे मुंह को देखकर पब्लिक भी उसकी वाह 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 करने लगता है। और दूसरा उस बकरी खोपड़ी के ऐसे मूव्स को देखकर वो तीनों लड़कियां तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन शैंग को अपने भैया पर पूरा विश्वास था, लेकिन अपने भैया अभी तक सोच भी नहीं पा रहे थे कि आखिर वो बनाए तो बनाए क्या। और अपने भैया को ऐसे चुपचाप देखकर पब्लिक भी फिर से भौंकना शुरू कर देती है। हाँ मुझे पता था तू किसी काम का नहीं है, तू किसी काम का नहीं है, अरे हार मान ले भाई, तो ग्रैंड मास्टर कौन का सामने कुछ भी नहीं है, हार मान ले। हाँ लेकिन अपने भैया उन कुत्तों पर बिल्कुल भी भाव नहीं देते और सीधा उस मिस्टीरियस इंसान के पास चले जाते और पूछते हैं, सर क्या मैं आपकी हेल्थ के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? और अपने भैया की ये बात सुनकर वो बकरी खोपड़ी अपने भैया के ऊपर ठहाके मार मार कर हंसने लगता है। अबे मुझे पता था तू एक कुएं के मेंढक के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन अपने भैया तो उसके ऊपर बिल्कुल भी भाव नहीं देते और वह दूसरा वो मिस्टीरियस इंसान भी अपने भैया के जवाब देने को भी मान जाता है। तभी अपने भैया उनसे पूछते हैं, सर आपको लेवल पार करने में आखिर किस तरह की परेशानी हो रही है? तभी वो महाशय भी कहता है, मुझे कभी कभी कमजोरी महसूस होती है। और ऐसे अपने भैया कुछ और सवाल पूछते हैं और वो इंसान भी उनके सभी सवालों के जवाब देते हैं। और सभी सवालों के जवाब सुनने के बाद अपने भैया के लिए सब कुछ हो गया था साफ। वो बनाने लगते हैं अपनी एक नई डिश को लेकर सब कुछ माप। अपने भैया रिसोर्सेज के ढेर के पास जाते हैं, लेकिन वो उस बकरी खोपड़ी की तरह ऐसे ही कुछ उठा नहीं लेते। वो पहले एक मीट का टुकड़ा लेते हैं और उसे छोटे छोटे पीस में कट कर लेते हैं और उसे अलग अलग तेल मसालों के साथ फ्राई करने लगते हैं। इसके बाद वो उसे पानी में उबालने लगते हैं। अपने भैया को खाना बनाते हुए 1 मिनट भी नहीं होता, लेकिन अभी से ही सबके मुंह से टपक रही थी लार। और ऐसे धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। तब वो मिस्टीरियस इंसान सभी को आगाह करता है, अब तुम दोनों के पास आधा घंटा बाकी है।
और उस मिस्टीरियस इंसान के ऐसा बोलते हम देखते कि उस बकरी खोपड़ी की कढ़ाई से एक गोली तुरंत ही बाहर निकल आती है। इसका मतलब उसका काम अब पूरा हो चुका था और उस बकरी खोपड़ी को इतनी जल्दी काम खत्म करते देख अपने भी तो टेंशन में आ जाते हैं। उन्हें पता था कि वो ही जीतेंगे, लेकिन उनका खाना बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। वह दूसरा वो अपने भैया को पीछे होते देख पब्लिक तो फिर से भौंकना शुरू कर देती है। अबे मुझे पता था तू ग्रैंड मास्टर को इनके सामने कुछ भी नहीं है, अबे हार मान ले, अबे झुक कर माफी मांग ले। और लोगों के फिर से और पब्लिक को ऐसे फिर से भौंकते देख शैंग मैडम को तो फिर से सटक जाती है। उन्हें इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अपने भैया के बारे में बिना कुछ जानने पहचाने वो अपने भैया को ऐसे ताना कैसे मार सकता था। लेकिन तुरंत ही सा उसे रोक देता है और कहता है हम अभी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ लूशियन पे भी भरोसा कर सकते हैं। बात तो सही थी। और वह दूसरा वो अपने लिए भैया भी समझ जाता है कि भाई नॉर्मल तरीके से तो ये खाना जल्दी बनने से रहा, लेकिन अपने भैया भी इस कहानी के हीरो थे। राइटर उन्हें इतनी आसानी से कैसे हरा सकते थे। इसलिए अगले ही पल उनकी बत्ती जाती है जल और मिल जाता है उन्हें कमाल का हल। वो तुरंत उस मिस्टीरियस इंसान से पूछता है सर क्या मैं इस खाने को बनाने के लिए किसी आउटसाइडर की मदद ले सकता हूँ। तो वो मिस्टीरियस इंसान भी कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम ले सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा ओपोनेंट इसमें तुम्हें परमिशन दे तो। वह दूसरा वो बकरी खोपड़ी तो चढ़ चुका था अब ताड़ के झार। बात सुनते ही परमिशन देने के साथ साथ वो कर देता है फिर से अपने भैया पर एक तीखा बार। अब ले 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 जो मदद चाहिए ले ले, लेकिन तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अपने भैया फिर से उसके बाद वो बिल्कुल भाव नहीं देता, तुरंत एक्स्ट्रा स्पाइसी को बुला लेता है और एक्स्ट्रा स्पाइसी भी अपने प्यारे मालिक की बात सुनकर तुरंत उनके पास आ जाता है। अभी अपने भैया एक्स्ट्रा स्पाइसी को कहता है एक्स्ट्रा स्पाइसी मेरे इस खाने को बनाने के लिए मुझे तुम्हारे मार्शल आर्ट फ्लेम की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। एक्स्ट्रा स्पाइसी भी तुरंत मान जाता है। इसके बाद वो देने लगता है अपने हाथों से आग। अपने भैया के इस बात को सुनकर सभी के सभी भौचक्के रह जाते हैं, लेकिन अपने भैया किसी के भाव पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। वो तो अपना खाना बनाने में मस्त मगन थे। धीरे धीरे खाना बनने लगता है और खाना जितना पक रहा था खाने की खुशबू पूरे रेस्टोरेंट में फैल रही थी। अब तो शैंग मैडम अपने आप को और नहीं रोक पाती। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो कोई अदृश्य रस्सी उन्हें उस खाने की तरफ बुला रही है और शैंग मैडम भी खुशी खुशी उनकी तरफ जाने लगता है। लेकिन जाओ मैडम तुरंत शैंग को रोक देती है और उसके सर पर एक चपत लगाती है। अबे तू ये क्या कर रही है, हमारा डार्लिंग अभी भी कंपटीशन के बीच में है। ये सुनकर शैंग भी अपने सर को सहलाते हुए कहता है अबे तू मुझे बोल रही है, तेरे मुंह से भी तो लाट टपक रही है। और बस जाओ की बोलती बंद हो जाती है। वह दूसरा एक्स्ट्रा स्पाइसी की हालत भी कुछ कम नहीं थी, उसके मुंह से भी लाट टपक रही थी और एक्स्ट्रा स्पाइसी के मुंह से लाट टपकते थे अपने भी तुरंत सावधान कहते हैं सावधान। एक्स्ट्रा स्पाइसी भी तुरंत उस लाट को निकल लेता है। वह दूसरा पब्लिक के मुंह से भी अब लाट टपक रही थी और वो बकरी खोपड़ी भी अपने भैया के इस काम से काफी ज्यादा भौचक्का था। अब आखिरकार भाई साहब को मानना पड़ा कि अपने भैया के खाने से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इसके बाद कुछ ही देर में टाइम हो जाता है खत्म। पहले तो वो मिस्टीरियस इंसान उस बकरी खोपड़ी की गोली को टेस्ट करता है और उस मिस्टीरियस इंसान के गोली लेते ही सभी के बीच एक सस्पेंस बन जाता है। सभी को लगता है कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब तो भाई कुछ हो के रहेगा, लेकिन कुछ नहीं होता, सब कुछ फुस हो जाता है। तो देखकर वो मिस्टीरियस इंसान भी कहता है अबे चल फेंकू, अब तक बड़ी बड़ी फेंक रहा था। सुनकर बेचारे को तो लग जाता है एक जोर का फटका, क्योंकि ये था उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका। लेकिन इसका गुस्सा भी वो अपने भैया पर ही उतारता है। मुझे पता है अगर मैं फेल हूँ तो तू भी फेल होगा। ब्लिक भी इसमें हामी देते और फिर से अपने भैया के ऊपर भौंकने लगता है। अब तो तीनों मैडम का पारा हाई हो चुका था। अब तो वो तीनों मैडम अपने आप को रोक नहीं पाती। अपनी लाल तमतमाती हुई आंखों से उन कुत्तों को घूरते हुए कहता है अबे बढ़िया है मेरे लूशियन के काबिलियत पर सवाल उठाने वाले। मैं अभी तो देखता हूँ तुम लोगों में कितना दम है, चलो दो दो हाथ हो जाए। तीनों लड़कियों के ऐसे रौद्र रूप को देखकर बेचारे उन लोगों की तो पैंट में सुसु हो जाती है, इसलिए वो तुरंत भाग लेते हैं। उनकी हिम्मत ही नहीं मारी गई थी कि वो तीन तीन हाई लेवल के वॉरियर के साथ पंगा ले। इसके बाद बारी आती है अपने भैया की। अपने भैया के खाने के ढक्कन को खोलते ही उनसे जो महक आती है वैसे उस मिस्टीरियस इंसान के मुंह से लार टपकने लगती है। लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को संभालते हैं और एक बाइट लेते हैं। बाइट लेते ही उन्हें एक झटका सा लग जाता है, उनका पूरा शरीर कांप जाता है। उन्हें एक ऐसी फीलिंग आती है जो पहले उन्हें कभी नहीं आई थी,
इसके बाद उनके पूरे शरीर में एनर्जी का ओवरफ्लो होने लगता है और देखते देखते अपने सारे कपड़ों को फाड़ते हुए वो अपना लेवल पार कर लेते हैं। लेकिन कपड़े के अंदर नहीं था कोई ताऊ या दादा, कपड़े के अंदर था एक बेहद ही खूबसूरत लड़की जिसे बिना कपड़ों के देखकर जाग जाता है सबके अंदर का ठरकी। गाइस आज के लिए बस इतना है, इससे ज्यादा तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। तो गाइस आपको क्या लगता है ये लड़की आखिरकार है तो है कौन जो इतने सालों से अपनी पहचान को गुप्त रख रही है? और वो बकरी खोपड़ी क्या इतनी शर्मनाक हार के बाद वो अपने भैया को चैन से जीने देगा? जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस रोमांचक और मजेदार कहानी को, द ग्रैंड मास्टर ऑफ गुरमेट। गाइस मेरी वीडियो अगर आपको जरा से पसंद आती तो प्लीज आप मेरी वीडियो बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।